Hello and welcome back to your YouTube channel. Yeah, this is our bonus video from the webinar on the topic micro teaching. So let's start. Let's know about micro teaching and in a simple way. Now, micro teaching जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है. Micro means small. टीचिंग हम सबको पता है शिक्षण पढ़ाना, तो स्मॉल एक छोटी जो हम लोग शिक्षण की तैयारी करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग. अदर नेम्स, माइक्रो टीचिंग के अदर नेम्स क्या हो सकते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, ताकि कहीं भी कोई और नाम से अगर क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में या कहीं भी हमें किसी और नाम से पता चलता है तो हम इजीली उसे ग्रास्प कर सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं. तो अदर नेम्स है मिनिएचराइज टीचिंग और स्केल डाउन टीचिंग. मिनिएचराइज टीचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ सब चीज़ों को मिनिएचराइज कर दिया जाता है, यानी कि स्मॉल एक छोटा उसका आकार बना दिया जाता है. स्केल डाउन टीचिंग, स्केल डाउन कर दिया जाता है, सब चीज़ों को कम कर दिया जाता है. नाउ डेफिनेशन, अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ. स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर in class size and class time. Micro teaching is a scale down teaching which encounter कम कर देता है in class size and class time, which is given by Allen in 1996. एलन कौन थे? एलन थे जिन्होंने हमें इस माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को बताया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, उसका इन्वेंट किया. सबसे पहले हमें एलन ने ही हमें ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया या उन्होंने ही हमें इसे इंट्रोड्यूस कराया. इन 1996 उन्होंने हमें डेफिनेशन दी. A class scale down teaching which encounter in class size and class time. Now कुछ और points. Teacher training program which student teachers enrich their teaching skills through practice teaching and scaling down the class size, duration of period teaching skill, size of the topic and under controlled conditions. ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ये एक जैसे कि हमने पढ़ा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसमें टीचर मीन्स जो शिक्षक है पढ़ाता है. ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग कब देते हैं, जब हम लोग बेसिकली किसी कोर्स में होते हैं या कोई अपनी टीचर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं या उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं. ड्यूरिंग वो हमें ट्रेनिंग दी जाती है. प्रोग्राम, ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसका मतलब है जब हम लोगों ने अपनी कोई भी बीएड करी है या डिप्लोमा किया है, जिसने भी अपनी टीचिंग कोर्स जिसने भी किया है उसे उस दौरान जो ट्रेनिंग दी जाती है ये एक उसका प्रोसेस है, उसमें यूज किया जाता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. विच स्टूडेंट टीचर्स एनरिच, स्टूडेंट टीचर्स कौन है जो उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, वो स्टूडेंट टीचर्स है जो अपनी टीचिंग स्किल को एनहेंस कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं थ्रू प्रैक्टिस टीचिंग एंड स्केलिंग डाउन द. वो टीचिंग को प्रैक्टिस करते हैं. टीचिंग स्किल कैसे इंप्रूव करेंगे? ऑफकोर्स प्रैक्टिस करने से. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्किल को इंप्रूव करेंगे. तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल की, अपनी टीचिंग की. बट कैसे? स्केलिंग, बाय स्केलिंग डाउन द क्लास साइज. स्केल डाउन कम करके क्लास साइज को, क्लास टाइम को, टॉपिक को, स्किल को एंड अंडर कंट्रोल कंडीशंस. एक कंट्रोल कंडीशंस के अराउंड अंडर एक क्लास में कंट्रोल कंडीशंस के साथ ये सब प्रोग्राम चलता है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है. नाउ वेरी फर्स्ट यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग बाय प्रोफेसर एलन. सबसे पहला यूज माइक्रो टीचिंग का कहाँ हुआ? हमें पता है कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है, उसका सबसे पहले कहीं ना कहीं कुछ यूज तो हुआ ही होगा. तो वो यूज सबसे पहले कहाँ हुआ? बाय प्रोफेसर एलन इन 1963 इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में सबसे पहले इसका यूज किया गया बाय प्रोफेसर एलन. मैंने बताया यहाँ पे कि एलन कौन थे जिन्होंने हमें माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया, पढ़ाया, बताया. इन 1963 उन्होंने सबसे पहले यूज किया था. देन उन्होंने फिर हमें अपनी डेफिनेशन भी और अदर चीजें और अदर इस पर ही और भी लोगों ने वर्क किया. या तो उन्होंने यूएसए अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे यूज किया सबसे पहले. नाउ अब हमने उसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जान ली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है. अब हम जानते हैं उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट इज रियल क्लासरूम टीचिंग. ये एक रियल क्लासरूम टीचिंग है. जैसे रियल क्लासरूम टीचिंग, अब इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लासरूम में हैं. ये एक रियल क्लासरूम में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो इस ट्रेनिंग के दौरान की जाती है. जैसे बच्चे होते हैं, वो एक्चुअली प्यूपिल टीचर्स होते हैं, आपके फेलो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं आपके साथ, बट वो एज अ स्टूडेंट बैठे होते हैं, एक आपको
ऑब्जर्व करने वाला होता है। बस यहाँ पे ये फर्क होता है कि एक ऑब्जर्व करने वाला होता है, बाकी जो रियल क्लासरूम होती है उसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक ऑब्जर्वर, एक एक्सपर्ट बैठा होता है आपके ऊपर निगाह रखने के लिए, आपकी स्किल्स को ऑब्जर्व करने के लिए एंड फीडबैक देने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है, आप एज अ टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, अपनी स्किल का वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो एक रियल क्लासरूम टीचिंग है। सेकेंड है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज, दैट इज क्लास साइज, क्लास टाइम एंड कंटेंट। यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि स्केल डाउन टीचिंग है, तो यहाँ पे भी ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्लास साइज, क्लास टाइम, कंसेप्ट और कंटेंट, इन सबको कम कर दिया जाता है। अब कितना कितना कम किया जाता है वो भी हम आगे जानेंगे। वन स्किल वन टाइम, एक स्किल को एक ही टाइम पर उसे इम्प्रूव कर दिया जाता है। लाइक बहुत सारी स्किल्स होती हैं, अब कौन सी स्किल्स आप ये भी सोचेंगे, तो इन स्किल्स को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे वन स्किल वन टाइम मतलब एक स्किल को एक ही बार में, अगर मैं एक स्किल सिलेक्ट करती हूँ, अपनी कोई भी टीचिंग स्किल में से एक स्किल सिलेक्ट करती हूँ एंड मैं उसी पे वर्क करूंगी एक ही टाइम पर, तो ये हुआ वन स्किल वन टाइम। ये माइक्रो टीचिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोर कंट्रोल ओवर प्रैक्टिस प्रोसेस, प्रैक्टिस प्रोसेस पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। जैसे कि हमें पता है प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही इम्प्रूव होगा, ट्रेनिंग के टाइम पे जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना इम्प्रूव होता है। एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करके उतना ही हम इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अपनी स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा कंट्रोल। लेबोरेटरी और नेक्स्ट इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टेक्निक है। जैसे कि हमें पता है रियल क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। अब लैब में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने जो भी रिजल्ट्स आता है उन्हें इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकला और अपनी स्किल के साथ इम्प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वही सब चीज़ें हमारी यहाँ पर इस माइक्रो टीचिंग के दौरान होती है, तो इसलिए इसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहा जाता है। ये एक टेक्निक है, ट्रेनिंग टेक्निक, नॉट अ टीचिंग टेक्निक। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे ये ट्रेनिंग के दौरान यूज की जाती है। अब तक आप लोगों ने जाना, मैंने कहीं भी ये तो नहीं बोला कि ये पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नहीं, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। ये ट्रेनर्स को, जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए काम आती है, उसके लिए यूज की जाती है। तो ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक नहीं है। या तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमारी माइक्रो टीचिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। नाउ स्टूडेंट टीचर रेशियो, कुछ स्टूडेंट टीचर रेशियो हमारा होता है, प्राइमरी का होता है। अब हम रेगुलर क्लासरूम का पहले देख लेते हैं, उनका कितना होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं अगर पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो आज आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक है। प्राइमरी क्लास में हमारा 30:1 रेशियो होता है एक रेगुलर प्राइमरी क्लास में। एलिमेंट्री क्लास में 35:1 रेशियो होता है। एंड स्पेशल एजुकेशन क्लास में, जहाँ पे स्पेशल बच्चे होते हैं, वहाँ पे 8:1 होता है। तो इस रेशियो, जो रेगुलर क्लास का रेशियो, से रिड्यूस कम करके 6:10:1 कर दिया जाता है। मतलब 6 से 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्यूपिल टीचर जो एज अ स्टूडेंट होते हैं, और एक पढ़ाने वाला, एक टीचर, एक ट्रेनी जो उस टाइम प्रदर्शन कर रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूरेट कितने बच्चे हो सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ माइक्रो टीचिंग, 4, 5, 6, 7 जो भी है, तो यहाँ पे 6 to 8 या 6 to 10 तो लिखा नहीं, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे 6 स्टूडेंट्स आर एक्यूरेट। अगर पूछा जाए, अगर ऐसे 6 to 10 आ सकता है तो आप ये कर सकते हो। ओके, नाउ टाइम है, अगर हम रेगुलर क्लासरूम का देखें 40 to 45 मिनट्स हमारा टाइम होता है, रेगुलर जो भी क्लासरूम्स होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस करके 6 मिनट्स कर दिया जाता है हमारे टाइम को। यहाँ पे ये टाइम इतना हो जाता है। ओके, तो ये ना हमारा वैसे 6 to 10 मिनट्स भी थोड़ा बढ़ जाता है, बट एक्यूरेट इज 6 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग का, इतना हमने जाना, हमने डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट अदर नेम्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, और कुछ रेशियो के, कितना रेशियो घटाया बढ़ाया जाता है, कितना। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यस, हमने जाना कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हमने जाने। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फेज, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
सीटेट में एक बार को इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन सीटेट के बाद जितने भी एग्जाम्स है उन सब में इनसे क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। और कोई भी माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं टीचर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो हम पढ़ेंगे फेजेस। फेजेस को आप कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग के स्टेजेस हैं, जिसमें बांटा गया है उनको 3 स्टेजेस में। कौन कौन से हैं? नॉलेज एक्विजिशन स्टेज, स्किल एक्विजिशन फेज एंड द ट्रांसफर फेज। पहला है हमारा नॉलेज एक्विजिशन फेज। जैसा कि वो टर्म ही बता रही है कि यहाँ पे हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। बच्चा मतलब हम टीचर्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व क्या करेंगे? हमें जो डेमो दिखाए जाएंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे, या फिर हमसे पहले जो पीपल टीचर होंगे, जो हमारे साथ के फेलो टीचर्स होंगे, वो जो परफॉर्म करेंगे हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं दूर से। नेक्स्ट है उसके बाद एनालाइज करेंगे कि हम इसको अपने प्लान्स में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और थर्ड होगा डिस्कस, जहाँ पे हमें डाउट्स रहेंगे हम अपने एजुकेटर से, अपने फेलो टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्किल एक्विजिशन फेज। यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। पीपल टीचर्स क्या होते हैं? पीपल टीचर्स वो टीचर होते हैं, पीपल टीचर या फिर को एजुकेटर टीचर्स वो टीचर होते हैं जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग, अगर आप बीएड डीएड या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस टाइम पे आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब आपके फेलो टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, वो कहलाते हैं पीपल टीचर या फिर को एजुकेटर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा एजुकेटर, हमारा प्रोफेसर, हमारा ऑब्जर्वर वो होते हैं जो हमको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्किल एक्विजिशन फेज। यहाँ पे अपने स्किल पे वर्क करते हैं। स्किल आगे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ब्लैक बोर्ड स्किल्स। हमें यहाँ पे अगर बात करनी है स्किल एक्विजिशन फेज में ब्लैक बोर्ड स्किल की, तो उसके अंदर क्या है, पहले हम जानेंगे कि वो क्या होती है। हम इसमें डेमो देख सकते हैं, हम इसमें अपने आप को प्रिपेयर करेंगे लेसन प्लान कि अच्छा ठीक है, मेरे को ब्लैक बोर्ड स्किल के ऊपर वर्क करना है, तो मैं कोई ऐसा प्लान लूंगी जिसमें मुझे ब्लैक बोर्ड पे वर्क करना हो और टीचर बच्चे को मैं समझा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मैथ्स का क्वेश्चन, तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम बोर्ड के साइड में खड़े हों, उसका जो फॉन्ट हो बोर्ड पे वो सही हो, बच्चा कितना दूर या पास बैठा हो ताकि उसकी आईज पे स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस ना पड़े, हमारी उस टाइम पे बोलते समय टोन कैसी होगी, और हम बोर्ड को कितना कवर कर रहे हैं। तो ये सारी क्या आएगा स्किल एक्विजिशन फेज में हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसके ऊपर हम लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रांसफर फेज। अब ट्रांसफर फेज में क्या आएगा, यहाँ पे हमने लेसन प्लान प्रिपेयर किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम आते हैं कि ऑब्जर्वर हमें बताएगा कि हमारी कमियां क्या है, जहाँ पे हमको फीडबैक मिलेगा, हमारा इवैल्यूएशन होगा, हमारा रीप्लान होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। ये होता है हमारा ट्रांसफर फेज। ठीक है। अब इसको ट्रांसफर फेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर हम एजुकेशन अपनी कुछ लर्निंग्स का ट्रांसफरेशन होता है। क्यों? हमें कुछ कमियां निकली, जो टीचर क्या करेगी उसको बताएगी कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। हमारी कुछ नेगेटिव लर्निंग्स थी हम उसको छोड़ रहे हैं, और जो पॉजिटिव लर्निंग है अपने एजुकेटर से ले रहे हैं या फिर अपने को एजुकेटर से। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर फेज में इवैल्यूएशन होता है आपका। ये 3 फेज होते हैं, इनके कुछ और नाम भी है जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, आप नोट कर लीजिए। नॉलेज एक्विजिशन फेज को हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज। क्या कहते हैं? प्री एक्टिव फेज। स्किल एक्विजिशन फेज को हम कहते हैं एक्टिव फेज या फिर इंटरएक्टिव फेज। एक्टिव फेज या फिर इंटरएक्टिव फेज। ट्रांसफर फेज को हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। क्या कहते हैं? पोस्ट एक्टिव फेज। कीप इन माइंड, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स। अब हमने माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे। अगर कोई पूछता है कि माइक्रो टीचिंग में स्टेप्स कितने हैं, तो 8 स्टेप्स है। लेकिन बात करें अगर माइक्रो टीचिंग साइकिल्स में कितने स्टेप्स हैं, तो कितने हैं वो 5 स्टेप्स है। स्टार्टिंग के 3 स्टेप जो है वो साइकिल में इंक्लूड नहीं होते। आगे देखते हैं स्टेप्स क्या है। पहला है स्किल डिफाइनिंग। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगी स्किल्स क्या होती है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया ब्लैक बोर्ड स्किल्स। तो क्या है स्किल्स डिफाइन, वैसे हम स्किल्स को डिफाइन करेंगे कि वो स्किल में करना क्या होता है, उसमें हमें बच्चे को क्या देना है, उसमें क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो होती है हमारे स्किल डिफाइनिंग। डेमो स्किल। अब यहाँ पे हमें मतलब हम अगर सीखने वाले हैं तो हमें जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो एक डेमो दिखाएंगे, वो चाहे तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर खुद परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, और हमें क्या देंगे, उस स्किल का डेमो देंगे कि कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट होगा लेसन प्लान। अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे अपना लेसन प्लान, क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, लेसन प्लान प्रिपेयर किया। नेक्स्ट होगा टीच। यहाँ से हमारी माइक्रो टीचिंग की साइकिल स्टार्ट होती है। टीच, अब हम जाके वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, बच्चों के सामने पढ़ाएंगे, हमारे पीपल टीचर के सामने पढ़ाएंगे, जो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट एक्ट करेंगे।
तो क्या होगा हमारा टीच। उसके बाद इस टाइम पे ऑब्जर्वर ने हमें ऑब्जर्व करा, हम क्या करेंगे लास्ट में पढ़ाने के बाद उनसे फीडबैक लेंगे कि हमारी कमी कहाँ कहाँ पे हुई है, और उस कमियों को मद्देनजर रखते हुए हम फिर क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, फिर से प्लान में चेंजेस करेंगे उसको, और फिर वापस क्या करेंगे, रीटीच करेंगे। क्या करेंगे, रीटीच। नेक्स्ट आएगा रीफीडबैक, और फिर हम वापस फीडबैक लेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम अपनी एक स्किल में मास्टरी ना कर ले। सो साइकिल क्या है, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। और ये प्रोसेस जो होता है एक टाइम पीरियड में होता है, और ये टाइम स्टार्ट होता है हमारा साइकिल के अंदर। तो टीच हम 6 मिनट के अंदर करते हैं एक टॉपिक, फीडबैक हमारा 6 मिनट में होता है, रीप्लान एक लंबा प्रोसेस है तो इसके अंदर क्या होगा, हम 12 मिनट लेते हैं, रीटीच 6 मिनट्स एंड अगेन रीफीडबैक 6 मिनट्स। और इसको आप जब टोटल आउट करेंगे तो 36 मिनट होगा, और ये टाइम हमको दिया है किसने, एनसीईआरटी ने, और हम इंडिया में हैं इसलिए हमें ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। लेकिन एलन ने हमको अलग टाइम दिया, उन्होंने बोला कि आप माइक्रो टीचिंग में 45 मिनट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और जब तक बोला ना गया हो अकॉर्डिंग टू एलन, आपको हमेशा 36 मिनट से टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी ही इंडिया में फॉलो होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल एंड माइक्रो टीचिंग में डिफरेंस। अब ट्रेडिशनल टीचर और माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है हम ये जानते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग में 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वही माइक्रो टीचिंग में 6 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10 कम हो गई है। फिर है सब, इसके अंदर सेवरल स्किल्स पे वर्क होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक स्किल पे वर्क होता है। यहाँ पे हम बच्चे को क्लास मैनेज भी कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चनिंग के भी, डिस्कशन का भी स्किल यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का भी स्किल यूज कर रहे हैं, और साथ लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक बार में एक स्किल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम जो होता है 40 to 45 मिनट्स का होता है, लेकिन वही हमारी माइक्रो टीचिंग में टाइम स्केल डाउन होके कितना होता है 5 to 7 मिनट्स। एग्जाम में अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट पूछा जाए तो आप 6 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं और 6 मिनट्स टाइम को बोल सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फिर है नो फीडबैक इमीडिएटली, यहाँ पे आपको इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन माइक्रो टीचिंग में आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलता है, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है नेचुरल सेटिंग, यहाँ पे नेचुरल सेटिंग होती है, कब कौन सा बच्चा कहाँ शोर करेगा कुछ नहीं पता, कब क्लास में कोई और आ जाए, कब बाहर से ट्रांसपोर्ट की आवाज आ जाए, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल सिचुएशन है, बच्चों का कंट्रोल है, भैया 6 ही बच्चे होंगे, 6 से 10 या बच्चे होंगे, कंटेंट भी हमारा छोटा सा, ये 6 मिनट का टाइम है, क्लास भी 6 मिनट की होगी, तो यहाँ पे क्या सब कुछ कंट्रोल है। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन शायद हो, मे बी सीसीटीवी कैमरा हो और ऑब्जर्वेशन हो जाए, और मे बी ना हो तो ऑब्जर्वेशन ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्वेशन कंपल्सरी है, कंपल्शन है हमारा माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, वो किसी भी तरह हो सकती है, चाहे ऑब्जर्वर आपके सामने बैठा हो, चाहे आपको सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड किया जा रहा हो, दोनों की दोनों आपके लिए यूजफुल होता है। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी अच्छी बातें क्या क्या है पहले ये जानते हैं। पहला, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि बच्चे कम हो गए, इस क्लास की स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्लास का टाइम कम हो गया, कंटेंट छोटा हो गया है। ऑब्वियसली 6 मिनट तो कंटेंट ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है, तो क्या है यार, लेस कॉम्प्लेक्स है। मोर इन लेस टाइम, यहाँ पे ज्यादा हम कम टाइम में सीख पाते हैं, क्योंकि 36 मिनट में पूरी साइकिल हमें कंप्लीट करनी होती है, तो कम टाइम यूज हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, यहाँ पे टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि वो अपने पीपल टीचर के सामने कर रही है, और फिर धीरे धीरे वो बच्चों के सामने भी अच्छे से कर सकती है या कर सकता है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल कहलाता है या प्रैक्टिकल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने थ्योरी पढ़ ली और हम कभी अप्लाई करेंगे तो हमें आएगा या नहीं आएगा, हम तुरंत करते हैं, उस स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये डेवलपमेंटल है। कैसा है ये? डेवलपमेंटल है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर का स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हो रहा है हर एक स्किल को लेके। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जो है जरूरी है, जो एग्जाम्स में आते हैं, जिसको हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। पहला, स्किल ओवर कंटेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जो टीचर की स्किल है, लेकिन कंटेंट पे नहीं। क्योंकि क्लासरूम सेटिंग में हम पढ़ाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे ना, कंटेंट पे कितनी पकड़ है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्किल्स जरूरी है, लेकिन एज वेल एज कंटेंट को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, स्कोप इज नैरो, इसका स्कोप जो है वो नैरो है, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आप बोलेंगे 36 मिनट से, आपने तो बोला कि लेस टाइम, हाँ, लेकिन वो एक स्किल के लिए कम टाइम है।
अभी हम जानेंगे कि स्किल्स बहुत सारी हैं और उन सारी स्किल्स को मल्टीप्लाइड बाय 36 मिनट्स। उसके बाद एक बच्चा तो सिर्फ एक एजुकेटर को तो करना नहीं है, एक पीपल टीचर है नहीं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। और हमेशा एक ऑब्जर्वर टीचर को सामने रखना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। कंट्रोल सिचुएशन है, यहाँ पे आपने सब कुछ कंट्रोल करा हुआ है, लेकिन क्या रियल लाइफ सेटिंग में वो कंट्रोल होगा? नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं रियलिटी थोड़ी मिस हो जाती है। फिर रिक्वायर्ड अ कम्पिटेंट टीचर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक कम्पिटेंट टीचर की हमेशा जरूरत होती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग जब माइक्रो टीचिंग को आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं ड्राइविंग के प्रोसेस से। हम ड्राइविंग जब सीखते हैं तो पहले हम खाली रोड पे सीखते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ताकि हमारी टक्कर ना हो। वैसे ही माइक्रो टीचिंग हम पहले अपने कहते हैं क्लासमेट्स के साथ सीखते हैं, पीपल एजुकेटर के साथ सीखते हैं। उसके बाद हम ड्राइविंग के अंदर पहले फर्स्ट लेन पे जाते हैं, फिर सेकंड लेन पे जाते हैं। वैसे ही हम फिर क्लासरूम के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग एक बहुत यूजफुल मेथड है अगर उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अब हम पढ़ते हैं स्किल्स। So let's move on to the skills. So now we are on skills. Skills क्या क्या होती है? स्किल सबसे पहले होती क्या है ये जानते हैं। टीचिंग स्किल्स में वो स्किल होती हैं, एक ग्रुप ऑफ स्किल्स या फिर एक्ट या बिहेवियर जो हम स्टूडेंट के सामने परफॉर्म करते हैं, उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, कंटेंट अच्छे से समझ में आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हमारे स्किल्स कहलाती है। ठीक है, वाई डू वी नीड टू हैव स्किल्स इन टीचिंग? हमें क्यों चाहिए कि स्किल्स हमारे पास हो जब हम टीच कर रहे हो बच्चे को, ताकि हमारी जो टीचिंग कंपेटेंसी हो वो एनहांस हो, वो अच्छी हो, और टू डेवलप कॉन्फिडेंस। जब हम हमारी स्किल्स पे वर्क करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। हमने जाना स्किल्स क्या होते हैं। अब कुछ स्किल्स है जो माइक्रो टीचिंग में हमें एलन ने दी थी। क्या क्या है? उन्होंने दी थी 14 स्किल्स। पहला स्किल है हमारा स्टिमुलस वेरिएशन, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट स्टिमुलस यूज़ करने चाहिए। मतलब सिर्फ बच्चे को एक मेथड यूज़ ना करते हुए अलग अलग सेंसेस उसके यूज़ हो, ऐसा पढ़ाना चाहिए। सेट इंडक्शन, क्लास से पहले डिसाइड करके आना चाहिए कि कहाँ कैसे कितना पढ़ाना है और कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। क्लोजर, कि हम बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो उसका चैप्टर एंड जब करें तो उसको क्लोजर समझ में आए। नेक्स्ट, टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज़। टीचर को कुछ साइलेंटली और नॉन वर्बली भी बच्चों को समझाना होता है, जैसे नॉडिंग कहना, या फिर सर का हिलाना, या फिर बच्चे को आंखें दिखाना, या फिर बच्चे को इशारे से बैठने का इशारा देना। ये सारे क्या है? हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ है। इलिस्ट्रेटिंग एंड यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेट करना आना चाहिए और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, तो वो तो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो और इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना, कि बच्चे को क्लियर हो कि आपने जो एक टॉपिक है वो कम्युनिकेट करते हुए क्लियर करा है। प्लान रिपीटिशन, रिपीटिशन हमेशा प्लान्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप छोटे बच्चों की बात करें प्राइमरी क्लास में, तो आपको उनको हर सेकंड चैप्टर के बाद वापस फर्स्ट चैप्टर पे थोड़ा बहुत रिवीजन देना होता है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं, एलिमेंट्री या सेकेंडरी में हैं, तो आप 3-4 चैप्टर के बाद रिपीटिशन कर सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर के अंदर भी हमें रिपीटिशंस का ध्यान देना होता है। लेक्चरिंग, लेक्चर देते हुए ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को वो समझ में आ रहा है या नहीं, और लेक्चर इतना बोरिंग ना हो कि बच्चा सो जाए। रिकग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर सके और उसको अटेंड कर सके। तभी कुछ टीचर्स के अंदर ये स्किल्स होती है, तभी बच्चा ऐसा होता है कि वो अपनी 5 टीचर्स में से किसी एक टीचर से अपनी बातें शेयर कर पाता है। इट मीन्स उस टीचर का अटेंडिंग बिहेवियर एज कम्पेयर टू अदर टीचर बेटर है। नाउ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, हमें बच्चों से डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम बच्चे को डाइवर्जेंट क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिसको कि हमने बच्चे को बोला और बच्चा कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता है उसके रिगार्डिंग उसको जो आता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चे को बोल दिया कि व्हाट इज़ फ़िश, तो वो फ़िश के अंदर कुछ भी बता सकता है कि उसने फ़िश कहाँ देखी, उसने कौन सी फ़िश देखी, उसने वेल देखी, उसने गोल्डन फ़िश देखी, उसने डॉल्फिन देखी। लेकिन वहीं दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक आंसर देना होता है। जैसे हम बच्चे से कोई स्पेसिफिक डेट पूछते हैं, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पूछते हैं। नाउ प्रोबिंग क्वेश्चन, यहाँ पे हमको क्लोज एंड क्वेश्चन यूज़ करने होते हैं। रीइंफोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन, अब रीइंफोर्समेंट देना होता है हमें बच्चों को, यहाँ पे पीपल टीचर, क्योंकि माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम भी पार्टिसिपेट करें।
फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस करते हुए हमें एक फ्लुएंसी मेंटेन करनी होती है ताकि बच्चा उसको समझ भी सके और बच्चे को एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं उसका जवाब दे सकता हूँ या नहीं। यूज़ ऑफ हायर क्वेश्चंस, आपने हमेशा देखे होंगे बुक्स में लिखते हैं HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बच्चे को उसके लेवल से थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चंस पूछना है। ये एक तरीका है कि बच्चे को उसके इमेजिनेशन पावर को और इंक्रीज़ करने में हम इन्फोर्स करें। अब इसके लिए हमें उसको भी बच्चे के अकॉर्डिंग देखना होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आपकी क्लास में है जो टॉपर है, तो आप उससे हायर ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो उसके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग या उसके कहते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछेंगे। लेकिन आपकी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो आप उससे क्वेश्चन करते हुए ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो ये स्किल्स है जो हमें एलन ने दी थी। उन्होंने कहा कि माइक्रो टीचिंग में हम इन स्किल्स पे वर्क करते हैं। सिमिलरली बी के पास ही है, NCERT ने स्किल्स दी है, सब सेम ही हैं, बस उन्होंने कुछ अलग अलग नेम ले लिए हैं। तो हम उनको भी जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोर स्किल्स जो हमें NCERT ने दी है। NCERT ने हमें 19 स्किल्स दी है। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। पहला है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आपने लेसन प्लान लिखा होगा तो लिखते हैं ना कि इन दैट मच टाइम हम इतने बच्चों को इतना स्किल, उनके अंदर इतनी चीज़ें डेवलप कर देंगे। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो वो लिखना आना चाहिए टीचर को। क्वेश्चनिंग एंड डिलीवरिंग, क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसको डिलीवर कैसे करना है। स्टिमुलस वेरिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, बच्चे आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों आपको जब आंसर करना होगा आप अपना हैंड रेस करेंगे या फिर मैं जैसे पूछूंगी वही आंसर देगा। तो ये क्या है, एक तरीका है रिस्पॉन्स को मैनेज करने का। नेक्स्ट है यूजिंग टीचिंग एड्स। हमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, चाहे वो टीचिंग एड्स हमारा ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर हो, चौक हो या चार्ट पेपर या कोई मॉडल हो। इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम, क्लासरूम को स्ट्रक्चर ऐसे करना कि बच्चा समझ सके हर एक चीज़ को और उसको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लाइटिंग का, बच्चे के डेस्क का, बच्चे की पोजीशन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, इन सब का ध्यान देते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, लेसन को ऐसे इंट्रोड्यूस करना ताकि बच्चे का उस लेसन को लेकर इंटरेस्ट बना रहे। क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, आपको पहले से एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा कि आप लेसन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे। जैसे कि हमने पहले माइक्रो टीचिंग बताई, फिर प्रिंसिपल, फिर फेजेस, तो ये क्या था, हमने एक इंडक्शन सेट करा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने की स्किल्स आनी चाहिए कि कैसे करना है। अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन, लेसन को क्लोज कैसे करना है। पेसिंग द लेसन, अब आपको लेसन को जल्दी ख़त्म करना है तो आपको इस तरह से ख़त्म करना है कि बच्चे को भी समझ में आए और आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे कि इतने सारे बच्चों को आप कैसे मैनेज करेंगे वो आना चाहिए। डायग्नोसिस एंड रिमीडियल, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। मतलब आपने बच्चे को एक चीज़ पढ़ाई, अब उससे क्वेश्चंस करके आपने उसका डायग्नोस करा कि उसको कहाँ कहाँ क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं, और जो नहीं आया उसको आप वापस उसको रिविजन देंगे, वो होता है रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा गिविंग असाइनमेंट, बच्चे को होमवर्क देना, असाइनमेंट देना ताकि वो सिर्फ क्लासरूम तक उसकी एजुकेशन ना रहे, बाहर भी हो। लेकिन यहाँ पे होमवर्क या असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ बहुत सारा रिटर्न होमवर्क दे दिया, ऐसा जिससे वो इमेजिन करे और ज़्यादा सीखे। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस, आपको अपनी क्लास की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना कि आपको कौन सा TLM कितनी देर तक शो करना है ताकि बच्चा TLM में ही ना खो जाए, उसका ध्यान कंटेंट के ऊपर भी रहे। प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रॉम्प्ट देना, उनको रीइंफोर्स करना। ठीक है, ये थी हमें 19 स्किल्स किसने, हमें NCERT में। अब आप देख रहे होंगे कुछ स्किल्स जो है वो बोल्ड लेटर से लिखी हुई हैं, ये वो स्किल्स है जो NCERT बोलता है कि इंपॉर्टेंटली आपको आनी ही चाहिए। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे फिर से। नाउ नेक्स्ट हमारा है पासी ने भी हमें कुछ स्किल्स दिए हैं, इसको भी जल्दी से ओवरथ्रो कर देते हैं, सारी सेम ही हैं। पासी ने बोला राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, एक्सप्लेनेशन, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, स्टिमुलस वेरिएशन, fluency in questioning, probing question, silence and non-verbal cues, increasing pupil participation, recognizing attending behavior, achieving closure, reinforcement and using blackboard। ये सब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी सिर्फ रीड थ्रो करके चल रही हूँ आगे। अब उन स्किल्स की बात करते हैं जो NCERT ने स्पेसिफिकली बोला है कि वो 5-7 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको एक एज अ टीचर आनी ही चाहिए। उसके बाद जो बची हुई स्किल्स है आपको उस पर भी वर्क करना है अपने आप को और कंपिटेंट बनाने के लिए। वो क्या क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन, अलग अलग स्टिमुलस यूज़ करना है, बच्चों को सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ाना। एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए।
इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इलिस्ट्रेट करना आना चाहिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड तो सिर्फ होता नहीं है, तो ब्लैक, ग्रीन या वाइट जो भी बोर्ड हो उसको इस्तेमाल करना। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्वेश्चनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये 7 स्किल्स है जो एनसीईआरटी बोलता है कि एक टीचर को कम से कम आनी ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा टॉपिक था माइक्रो टीचिंग। अगर आपका किसी का टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले और अच्छे से समझ ले। आई होप इसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।